नॉर्थ रीजनल ऑफिस के सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय दीपक सिंगला साहब यहाँ मौजूद हैं और छुट्टी के दिन भी आज ब्यूरो के तमाम अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारी जो हरियाणा ब्रांच ऑफिस के निदेशक हैं रमेश जी, दास साहब जो दूसरे यहाँ हेड हैं, और तमाम दूसरे जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सीसीआई के हमारे राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट श्री एम सेलराज जी, श्री भूप सिंह पाल राष्ट्रीय महासचिव और श्री तिरुनाका रसू राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे बीच हैं। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। यात्रा की इस टीम के हमारे बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, हमारे रिसोर्स पर्सन इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, मैं राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता चेतना महाअभियान उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा के एक मिशन के साथ आप लोगों के बीच हूँ। यह एक यात्रा नहीं है, केवल यात्रा भर नहीं है, एक अभियान है उपभोक्ताओं को सशक्त करने का, उन्हें जागरूक करने का, उन्हें शिक्षित करने का, उन्हें समर्थ करने का और उन्हें समृद्ध बनाने का। हमारी योजना है और हमारा मानना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को 2047 में विकसित और समृद्ध देश बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि देश का प्रत्येक उपभोक्ता समृद्ध बने। आवाम को, प्रत्येक उपभोक्ता को समृद्ध बनाकर ही देश को समृद्ध बनाने की संकल्पना को पूरा किया जा सकता है। आज इस कार्यक्रम में मुझे विशेष खुशी इस बात को लेकर है कि उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा की जो परिकल्पना है, जो सोच है, वो भारतीय मानक ब्यूरो के एक उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ही बनी थी जिसको दीपक जी हेड कर रहे थे। और नोएडा के भारतीय मानक ब्यूरो के ट्रेनिंग सेंटर में इन्होंने एक बहुत मेहनत करके, और BIS के हिस्ट्री में मैं कहूँगा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 80 से अधिक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को इन्होंने इकट्ठा किया, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया और गुणवत्ता और मानकीकरण में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी दरमियान ये तय हुआ कि हिंदुस्तान में एक इस तरह की यात्रा निकाली जानी चाहिए। तो ये जो यात्रा आज हो रही है, इसके पीछे जो विचार है, उसके पीछे जो भावना है, उसमें दीपक सिंगला साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम तहे दिल से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की ओर से उनको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये कल्पना को जो उनके नेतृत्व और निर्देशन में तैयार हुई थी, साकार करने का मौका हमें मिल रहा है। कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों का राष्ट्रीय नेटवर्क और अपेक्स बॉडी है। और हमारी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक, हिंदुस्तान के गांव गांव तक और गली गली तक जाकर हम उपभोक्ता जागरूकता के इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। तो मैं इस बात के लिए भी बहुत बहुत आभारी हूं कि हमारी इस यात्रा को भारतीय मानक ब्यूरो ने पूर्ण समर्थन दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री संजय गर्ग जी ने बहुत ही आगे बढ़कर तमाम निर्देशों के साथ खुद जो संदेश दिया है और इस बात को बताने की कोशिश की है कि गुणवत्ता आज राष्ट्रीय विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए और खुद उपभोक्ताओं की समृद्धि के लिए कितनी जरूरी है। इससे पहले जो हमारे महानिदेशक थे श्री प्रमोद तिवारी जी, उनके साथ भी मुझे लगातार काम करने का मौका मिला है। इससे पहले कि मैं उपभोक्ता संगठन की बात करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय मानक ब्यूरो के परिवार का भी एक हिस्सा हूं। वर्तमान में एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होने के साथ ही नेशनल मिरर कमेटीज, कॉस्को, कोपोल को बहुत सारी कमिटियों में मैं वर्षों से रहा हूं।
टेक्निकल कमेटियों का सदस्य मैं लगातार रहा हूं और हाल ही में जो कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी की मीटिंग लंदन में पिछले साल मई में हुई थी, उसमें भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय डेलीगेशन का नेता बना करके, हेड बना करके मुझे भेजा और मुझे इससे पहले भी कई बार हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं के हितों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने का मौका भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से मिला है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के परिवार का भी मैं हिस्सा हूँ। उपभोक्ता संगठन के तौर पे हम कार्य कर रहे हैं। आप सब मिलकर कैसे हिंदुस्तान के 140 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को संरक्षित बना सकते हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित बना सकते हैं, उस पर बातचीत करने का मौका आज जो भारतीय मानक ब्यूरो ने मुझे आपके बीच दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। साथियों, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बना, लगभग 40 साल इस कानून को बने हो गए। इसके बाद जो कंज्यूमर राइट्स आप हम सबको मिले हैं, देश के प्रत्येक उपभोक्ता को मिले, जब हम उपभोक्ता हित की बात करते हैं, आम आदमी के कल्याण की बात करते हैं, क्योंकि बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी लिंग भेद के देश का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें या सबसे गरीब आदमी की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में है। तो जो 6 अधिकार 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए आपको मिले हैं, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा का, उनकी स्थिति क्या है? एक लंबी लड़ाई के बाद जब तकनीक बदल रही थी, हमने नए कानून की जरूरत महसूस की और 2019 में उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आया। लेकिन क्या इन कानूनों को पूरी तरह प्रभावी ढंग से हम लागू करवा पाने में कामयाब हो पाए हैं? क्या हमें लगता है कि देश का उपभोक्ता आज शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था में जी रहा है? हमें लगता है कि अभी हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं और वो लक्ष्य अभी बहुत दूर है। हमारा मानना है कि आज भी देश के बहुत बड़े अवाम तक, जिसमें हमारे किसान शामिल है, हमारे गरीब लोग शामिल हैं, हमारे दलित, मजदूर, पिछड़े तबके के लोग शामिल हैं, इस कानून का पूरी तरह फायदा नहीं ले पा रहे हैं। कानून का बड़ा फायदा अभिजात वर्ग तक, शिक्षित लोगों तक, कुछ पैसे वाले लोगों तक हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को इस कानून के सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता थी, उन तक इसको पहुंचाए जाने के लिए भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का मकसद केवल जागरूकता के साथ ही साथ ये जाकर देखना भी है कि तमाम तरह के जो उपभोक्ता संरक्षण कानून हैं, जिनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, तमाम दूसरे कानून है जो सीधे उपभोक्ताओं से जुड़े हैं, लीगल मेट्रोलॉजी कानून है, नापतोल से कानून है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनको किस तरह क्रियान्वित किया जा रहा है, क्या समस्याएं हैं और क्रियान्वित करने में क्या बाधाएं हैं, उनको जानना भी, आप लोगों के साथ एक संवाद के जरिए जमीनी स्थिति को पहचानना और उसमें बदलाव लाने के लिए एक शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन करना भी इस उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा का एक उद्देश्य है। हम हिंदुस्तान के सभी 28 प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां जाकर हमने अधिकारियों से बात की, मुख्यमंत्रियों के साथ हमारी बात हुई, उपभोक्ता मामले मंत्रियों के साथ हमारी बात हुई, विभागों के सचिवों के साथ बात हुई, जो विभाग उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनके अधिकारियों के साथ बात हुई, और सबसे आगे बढ़कर स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के बाद हमने उन उपभोक्ताओं से सीधे जाकर बात करने की कोशिश की जहां लगता था हमें कि पूरी तरह इसका फायदा भी नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो हमारे नतीजे हैं, उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी और ये रिपोर्ट भारत सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को सौंपी जाएगी, ताकि जो बदलाव की जरूरत है, अगर इम्प्लीमेंटेशन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत स्तर पर, संसाधनों के स्तर पर अधिक काम किए जाने की जरूरत है, अधिकारियों को या उपभोक्ता संगठनों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, उसके लिए हम अपने सुझाव देंगे। और अगर हमें लगता है कि कानून में बदलाव किए जाने की जरूरत है, तो उसके लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में संशोधन के लिए विचार करना शुरू कर दिया है। पहला चिंतन शिविर इसके लिए दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, बाजार की स्थिति आज भी क्या है? मिलावटी खाद्य सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। केवल पैसे का सवाल नहीं है, हमसे अधिक मूल्य वसूल कर लिया गया, केवल ये चिंता नहीं है, घटिया सामान देकर हमसे पैसा ले ली गई, चिंता नहीं। सवाल ये है कि उन मिलावटी खाद्य पदार्थों से जो बीमारियां आज घर घर के अंदर फैल रही है, कैंसर आप देखिए घर घर में पहुंच गया है, किडनी फेलियर, हार्ट की बीमारियां,
उनसे लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि बाजार में गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं, खाने पीने के सामान या दूसरी चीजें मिलनी चाहिए। दूसरे उत्पादों की अगर बात करें, नकली माल बाजार के अंदर भरा है जो हमारे लिए बेहद नुकसान का कारण बन सकता है। कम नापतोल, हम पहले बात करते थे डंडी मारने की, तराजू को रबड़ लगाने की, नीचे चुंबक लगाने की। हम बात करते थे कि हमारा जो माप है उसको नीचे से थोड़ा सा ठोक लो तो कम तोलते हैं। आज स्थिति आ गई है कि पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चिप के जरिए 200 मीटर दूर रिमोट से वो आपका मीटर बंद करके कम तोल रहा है। तो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, उसमें हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, स्मार्ट डिवाइसेज जो आ गए हैं, आज हमारा डाटा कितना सिक्योर है, जो डाटा लीकेज उसकी कितनी गंभीर चुनौतियां हैं। हमारी निर्णय करने की क्षमता को बदल दिया गया है, हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया गया है। आपका मोबाइल 24 घंटे आपकी चौकीदारी करता है। आजकल के जो मोबाइल आए हैं वो बंद होना भी बंद हो गए हैं, उनमें उन्होंने सिस्टम ही हटा दिया है क्योंकि उनको 24 घंटे आपकी बात सुननी है। आप देखिए, इस मोबाइल के सामने रखा है, बात कीजिए, थोड़ी देर बाद वही विज्ञापन दिखने लगेगा जिसकी आपने बात की थी, क्योंकि ये 24 घंटे आपकी बात को न केवल सुन रहे हैं बल्कि ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरी जगह, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मार्केटिंग के टूल के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। आप क्या खरीदना चाहते थे, आपको विज्ञापन दिखा करके क्या बेच दिया जाता है। आपके निर्णय करने की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। उस चुनौती के दौर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब हम मुकाबला कर रहे हैं, तो क्या देश का उपभोक्ता इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर पाया है, उतना जागरूक कर पाया है। हो सकता है कुछ चुनिंदा शिक्षित पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग तैयार हो, लेकिन देश का बहुत बड़ा वर्ग, उसे अभी भी हमें इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बीच उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए और अधिक प्रभावी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। साथियों, भारतीय मानक ब्यूरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय के रूप में आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपके साथ है, लेकिन अगर आप जानेंगे नहीं, अगर आप समझेंगे नहीं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंपल्सरी सर्टिफिकेशन के दायरे में लाकर इस बात के लिए जरूरी बनाया कि वो BIS के सर्टिफिकेशन के बिना नहीं बिकने चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि बाजार में डिमांड क्रिएट हो, कंज्यूमर ये सोचे कि हमें बिना गुणवत्ता, बिना ऐसे का चिन्ह देख के खरीदना नहीं चाहिए। जो 6 अधिकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। वो बहुत सीधे तौर पे भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। सुरक्षा का अधिकार इस बात का व्यवस्था करता है कि बाजार में ऐसी कोई भी वस्तु या सेवा नहीं दी जानी चाहिए जिससे आपके जान या माल को किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन वो कैसे सुनिश्चित होगा? सामने इलेक्ट्रिक स्विच लग रहे हैं, अगर इनकी गुणवत्ता सही नहीं है, आज हर घर में काम में आता है, बच्चा भी बिजली चालू करता है, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो करंट लगने से जान जाने का खतरा है। हमने मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी करवाया कि दुपहिया वाहन चलाते समय आपको हेलमेट लगाना होगा ताकि आप एक्सीडेंट में बच सकें, दुर्घटना में घायल होने से बच सकें। लेकिन अगर हेलमेट की क्वालिटी सही नहीं है तो आपकी जान नहीं बचाएगा। कई बार आपकी एक्सीडेंट से जान बच सकती है, लेकिन अगर हेलमेट खराब हुआ तो हेलमेट के सिर में घुस जाने से आपकी जान जा सकती है। तो ये सुनिश्चित करना, रसोई गैस में आपके घर में सिलेंडर रखा है वो विस्फोट का कारण नहीं बन जाए, प्रेशर कुकर है, आपके खाने पकाने की जगह कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी खराब उनसे फट जाए। तो ये पहली अधिकार आपका है कि बाजार में जो चीज हो वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और भारतीय मानक ब्यूरो वहां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उनका सर्टिफिकेशन है, कंपलसरी है, हेलमेट के ऊपर, रसोई गैस के चूल्हे के ऊपर, प्रेशर कुकर के ऊपर। लेकिन कितने लोग हैं जो खरीदने से पहले इस बात को देखते हैं? इस बारे में हमें जागरूक किए जाने की जरूरत है, अपने इस अधिकार को समझने की जरूरत है। खेल के, बच्चों के खेल के मनोरंजन केंद्र पे आपने देखा पिछले दिनों गुजरात में सुरक्षा के उपाय नहीं थे, एक साथ कितने बच्चे जल गए, उनके परिवार के सदस्य जल गए। तो ये सुनिश्चित करना जो आपका अधिकार सुरक्षा का है वो बाजार में प्रभावी है या नहीं, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा आपका अधिकार है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात मैं नहीं कर रहा, वो बाद में आया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून में आपको जो सूचना का अधिकार मिला वो इस बात को सुनिश्चित बनाता है कि बाजार में जो भी वस्तु या सेवा मिल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका उपयोग कैसे किया जाना है, उससे जुड़े चेतावनियां या खतरे कैसे हैं। पैकेज कम्युनिटी रूल्स के जरिए हमने इस बात को सुनिश्चित बनाया कि वस्तु के पैकेट पर बहुत सारी सूचनाएं छापी जाना जरूरी है ताकि आप उनके बारे में जान सके, इंटीग्रेंट्स के बारे में, निर्माता कंपनी के बारे में, उसके पते के बारे में, और अगर कोई शिकायत हो गई तो कस्टमर केयर नंबर भी इस पर छपना चाहिए, इसके बारे में आप जान सकें, MRP का जो उसकी कीमत है उसके बारे में जान सके, मात्रा के बारे में जान सके। लेकिन अगर उपभोक्ता इसको जानेगा नहीं, अगर इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेगा
तो अधिकार हमारे लिए बेमानी हो जाते हैं। टमाटर सॉस की बोतल पूरे देश में बिक रही है, 80% जगह टमाटर सॉस में टमाटर ही नहीं होता है, सिर्फ टमाटर की फोटो होती है और खुशबू होती है, टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता खरीदने से पहले पढ़ता ही नहीं कि इस पर कहीं टमाटर सॉस लिखा है या नहीं लिखा। उस पर कोने पे लिखा है वेजिटेबल सॉस, और हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कि उसने वेजिटेबल सॉस बना के बता के बेचा है, कद्दू से बनाया है, टमाटर की खुशबू। हम सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, 65% आइसक्रीम बाजार में जो बिक रही है उसमें क्रीम है नहीं, दूध है नहीं, और हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि कहीं इस पे आइसक्रीम लिखा है या नहीं लिखा। हम फोटो देख रहे हैं, आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वो बन रही है तेल से, उस पर कोने पे लिखा है फ्रोजन या डेजर्ट, उसने आइसक्रीम कहीं लिखा ही नहीं। तो अधिकार तो हमने दिला दिया, प्रावधान भी हमने करा दिया, लेकिन अगर उपभोक्ता उसे जानेगा नहीं, उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तो उसके कोई मायने नहीं है। हमने एक सर्वेक्षण करवाया जयपुर शहर में। हम हिंदू परिवारों में जब किसी की डेथ होती है तो मरने के बाद जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो लोग कोशिश करते हैं थोड़ा देशी घी उसके अंदर डाला जाए। कोई 2 किलो डालेगा, कोई 5 किलो डालेगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी डालता है। कई लोग पीपा भी डालते हैं। हमने अध्ययन किया, शमशान के आसपास जो देशी घी के नाम पर बेचा जा रहा था, 17 जगह हमने सर्वे किया, कहीं भी ओरिजिनल देशी घी नहीं था। उसमें भगवान कृष्ण की फोटो थी मक्खन खाते हुए, पैसे भी देशी घी के ही ले रहे थे, 500 रुपए के लिए 600 रुपए किलो। कोने में बारीक अक्षर में लिखा था पाम ऑयल। आपके पैसे भी लग गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ कारण इतना था, अगर वो कम पैसे लेंगे तो उनको पता, आपको पता लग जाएगा कि असली घी नहीं है। उन्होंने आपसे असली घी के पैसे भी लिए, लेकिन पाम ऑयल दिया। अब जब हम लौट के आते हैं हमें पता लगता है कि हमारे पिताजी को हम तेल में फूंक आए, तो आपके सेंटीमेंट कैसे हो सकते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कमी किसकी है? क्योंकि हमने उसको लेवल को पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने जानने की कोशिश की। हम कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि वो करें हमने तो पाम ऑयल लिए बेचा है, हमने इसमें लिखा हुआ है पाम ऑयल है, पूजा का घी। बहुत सारे एरिया में बिकता है पूजा का घी। आप क्या समझते हैं पूजा का घी क्या होगा? हम मान के चलेंगे तो देवी देवताओं की पूजा के लिए तो और भी ज्यादा पवित्र होगा, लेकिन सबसे नकली पूजा का घी मिलता है और हम इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमने इस पे लिखा पूजा का घी, हमने नहीं लिखा है खाने पीने का घी है, खाद्य पदार्थ है ही नहीं। खाद्य पदार्थ में कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको बुक नहीं कर सकते, फूड आइटम नहीं है। वो कह रहे तो पूजा का आइटम है, पूजा का घी, हमने इसमें कहीं देशी घी लिखा ही नहीं, उन्होंने इसमें प्रिंट किया पूजा का घी। तो इस तरह जो गड़बड़ी की जाती है, हमारी सूचना के अधिकार के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, इसको हमें जानने की जरूरत है कि कोई सूचना छिपाई जाती है। तीसरा आपका अधिकार है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी खास किस्म की चीज, कोई भी किसी खास ब्रांड का आइटम आपको बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपको, आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अभी मैंने सूचना के अधिकार की जब बात की, BIS का निशान आप देखोगे अपने आप, बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। इसी तरह जब चयन के अधिकार की हम बात करते हैं तो आज भी आप देखिए कई जगह स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं किताब कॉपी तो हमारी यहीं से खरीदनी पड़ेगी, ये यूनिफॉर्म भी हमारी यहीं से खरीदनी पड़ेगी। इसको हमने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। लेकिन समस्या क्या है? बड़ी मुश्किल से डोनेशन देकर बड़े स्कूल में एडमिशन कराया बच्चे का। अब हमारे को शिकायत करने से पहले कहते मेरे बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आपको जो कार्रवाई करनी कर लो। और स्कूल कहता हमने तो किसी को बेचा ही नहीं, आपके पास एविडेंस क्या है? हम चला के अपने अधिकारों के लिए सामने नहीं आते तो कार्रवाई नहीं हो पाती। चौथा आपका महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। और सुनवाई का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस आपने ले ली और उसमें बाद में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई तो उस बेचने वाला या दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता कि मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा। एक जमाने में इस देश में कानून था कि खरीदने वाला आंख खोलकर खरीदे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रोविजन थी कि एक बार सामान बेच दिया तो बेचने वाले की जिम्मेदारी कम हो जाती थी, खरीदने वाले की जिम्मेदारी बढ़ती थी। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून ने इस धारा को बदल दिया है। क्रेता सावधान की अवधारणा को खत्म करके हम विक्रेता सावधान की अवधारणा को लेके आए हैं। कंज्यूमर आंख मीच के खरीदेगा, उपभोक्ता को बेचने वाला दुकानदार आंख खोल के खरीदे। इस कानून के तहत हमने प्रावधान कराया है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, उसका फायदा नहीं ले पा रहे। बहुत सारे लोग सेल में सामान खरीद के ला रहे हैं, सेल में सामान खरीद के ले आए, आप साड़ी खरीद लाए और कोई आइटम खरीद लाए, उसके बाद खराब आ गया, और जब बदलाने की बात आती है सोचते हैं तो कहेंगे कि सेल का सामान है, अब ये तो नहीं बदलेगा। तो सेल में बेचते समय उसने आपको कहा था कि मैं खराब माल बेचूंगा। जब आप सेल से कोई प्रोडक्ट लाते हैं ये सोच के लाते हैं कि ये खराब माल होगा। सेल का मतलब है डिस्काउंटेड है, कम कीमत पे आपको दे रहा है, खराब माल नहीं बेच रहा है। चाहे आपने सेल में खरीदा बिना सेल में खरीदा, अगर उत्पाद खराब है
सेवा खराब है तो आपको उसको बदल के देना उसकी जिम्मेदारी है, आपकी शिकायत का समाधान करना उसकी जिम्मेदारी है। ये प्रावधान उपभोक्ता कानून के जरिए हमने करा है। पांचवा अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है कंपनसेशन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर आपने कोई वस्तु या सेवा खरीद ली और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो गई या उससे आपको किसी तरह का नुकसान हो गया, तो ये आपका अधिकार है कि उससे होने वाला जितना भी नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति आप उसके दुकानदार से, उसके निर्माता से, उस सेवा को प्रदान करने वाले से वसूल कर सकते हैं। मैं मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाया, मिठाई खराब आ गई, परिवार के बच्चे बीमार हो गए, तो न केवल मिठाई का पैसा बल्कि बीमारी के पूरे इलाज का पैसा हम उस दुकानदार से वसूल कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। किसान भाई खाद खरीद के लाते हैं, बीज खरीद के लाते हैं, खराब आ जाती है, फसल चौपट हो जाती है, पूरी फसल का पैसा उस खाद और बीज वाले से वसूल किया जा सकता है। कानून में प्रावधान किया गया है। लेकिन हम लोग अनभिज्ञ हैं, इसके प्रचार करने की आवश्यकता, और इतना आसान तरीका बनाया गया है इस कंपनसेशन के लिए, इस क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए कि हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। आप अपना परिवार कंज्यूमर कमीशन में पेश कर दीजिए, ये बता दीजिए मैंने ये सामान सेवा यहाँ से ली थी, इसमें ये गड़बड़ी थी, इससे मुझे ये नुकसान हो गया, तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस बात का फैसला हो जाएगा कि आपको इतना कंपनसेशन इसका दिलाया जाएगा। कंज्यूमर कमीशन में शिकायत करने के लिए वकील करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सोचते हैं कौन वकील करेगा, थोड़ा सा मामला। कंज्यूमर खुद अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है, किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कर सकता है, वकील करने की जरूरत नहीं है। और 5 लाख रुपए तक का अगर आपका मामला है, आपका नुकसान 5 लाख रुपए तक का है, तो उसके लिए कोर्ट फीस भी नहीं है, किसी तरह की कोर्ट फीस नहीं है। आप एकदम इजी जाइए, सादे कागज पे एप्लीकेशन बनाइए, वहाँ सबमिट कीजिए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। और उसको भी आगे बढ़कर हमने कोशिश की है, भारत सरकार ने कोशिश की है कि ई जागृति के जरिए ऑनलाइन आप कंज्यूमर कमीशन में अपनी शिकायत को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आज भी स्थिति क्या है कि 10,000 लोगों में से केवल एक शिकायत एवरेज जो है भारत का कंज्यूमर कमीशन में जाती है, अगर हम आबादी के हिसाब से देखें। जबकि मेरी गारंटी है, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग जितने सामने बैठे हैं, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ बाजार में गड़बड़ी नहीं हुई, जिसको कभी खराब या नकली माल नहीं मिला हो, जिसके साथ कभी कोई सेवा में कमी नहीं हुई हो। लेकिन हम शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते। यही हमारी शोषण का सबसे बड़ा कारण है। तो ये छठा अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जागरूकता का अधिकार। और उसके लिए हम आपके बीच हैं, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे संगठन आपके बीच है, आपको जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। RWA के जरिए कॉलोनी में जाकर, आपके रेजिडेंशियल एरिया में जाकर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो कर रहा है। ग्राम पंचायतों पर जाकर, एक ग्राम पंचायत पर जाकर कार्यक्रम और आपको जागरूक करने की कोशिश की गई है। कंज्यूमर कनेक्ट के जरिए स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब बनाकर, कॉलेजों में स्टैंडर्ड क्लब बनाकर स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी देकर आपको उपभोक्ताओं को संरक्षण करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम जागरूकता के लिए तैयार नहीं है, हम खुद शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते, तो उन कानूनी प्रावधानों का कोई भी फायदा हम ले नहीं पाते। आज अनुचित व्यापारिक व्यवहार की मैंने बात की, भ्रामक विज्ञापनों की बात की। पहले मैं जाता था, भ्रामक विज्ञापन की बात करता था, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का विज्ञापन। मैंने 1000 स्कूलों में जाकर और कंज्यूमर क्लब में जाने का मौका मिला। लड़कों के स्कूल में जब जाता था, उनको पता था कि कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आ रहा है टेलीविजन पर, और बोतल पीने के बाद पहाड़ी से छलांग लगा रहा है। सड़क ऐसे पार करता है कि गाड़ी नीचे लगे वो उलांग के चला जाता है। तो इतनी ताकत आ जाती कोल्ड ड्रिंक का बोतल पीने से। 1-2 बच्चों ने छत से छलांग लगाई, क्या रिजल्ट हुआ होगा आपको पता होगा। उन विज्ञापनों पर रोक लगी, लेकिन एक विज्ञापन पर रोक लगती है, दूसरी आ जाती है। हम समझने को तैयार नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि हमें इन भ्रामक विज्ञापनों के दायरे में नहीं आना। लड़कियों के स्कूल में जाता था, एक उदाहरण देता था। एक लड़की एक फिल्म स्टार से टकराती है और वो उसको एक क्रीम देता है कि ये क्रीम लगा, और उससे वो हीरोइन बन जाती है। तो कोई भी क्रीम लगाने से कोई लड़की हीरोइन बन सकती है। लेकिन इस तरह भ्रामक विज्ञापनों के जरिए इस तरह गुमराह करके हमारे को उत्पाद बेचे जाते हैं जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार के दायरे में आता है। आज आप इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन कोई भी सामान लेते हैं, उसमें डार्क पैटर्न्स के जरिए भारत सरकार ने गाइडेंस निकाली है। 12 डार्क पैटर्न्स की हमने पहचान की है। उन डार्क पैटर्न्स पे रोक लगाने के लिए हमने आदेश जारी किए हैं। उनके जरिए ई प्लेटफॉर्म पर वो क्या दिखाना चाहते हैं,
हम क्या देखना चाहते हैं वो है नहीं। ऑप्शन ऐसे देंगे, आज आपने हवाई जहाज का टिकट बुक कराया किसी ई प्लेटफॉर्म के जरिए, अब उसके साथ उन्होंने एक इंश्योरेंस का ऑफर जोड़ा है, अब उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने जो इंश्योरेंस बता दिया वही आपको करना है। और वो कौन सा इंश्योरेंस दे रहा है? जो सबसे खराब, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा कमीशन मिले और आपको सबसे कम फायदा हो। हमारे चयन के अधिकार को बाधित किया जा रहा है। सबसे महंगी चीज सोना। अब देखते हैं आज क्या भाव सोने का हो गया है। सोने को लेकर आप ये समझिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्क की स्कीम चलाई है ताकि आप लोगों के इस अधिकार को सुनिश्चित बनाया जा सके कि आपको सही सोना बाजार में मिल सके। 25 साल पहले, सबसे पहले मैंने जयपुर शहर की 15 दुकानों से सोना खरीदा 22 कैरेट का। 22 कैरेट प्योरिटी का बताकर बेचा गया एक भी सोना भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर मैंने खरीदा। पैसे भी भारतीय मानक ब्यूरो ने दिए, लेकिन बिल मैंने मेरे नाम से जाके कटवाया। हमने 15 सैंपल की जांच की, 15 के 15 सैंपल फेल हो गए, एक भी 22 कैरेट की प्योरिटी का नहीं था। उसके बाद पूरे देश में 7 बड़े शहरों में ये जांच की गई, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई। 83% सैंपल बोर्ड के फेल हो गए, प्योरिटी के नहीं थे। उसके बाद हॉलमार्क की स्कीम आई, लेकिन हॉलमार्क की स्कीम आने के बाद भी उसको कंपलसरी करने में हमें 23 साल लग गए, क्योंकि ज्वेलर संगठित थे, वो इसको जबरदस्ती होने नहीं देना चाहते थे। उपभोक्ता संगठित नहीं है, हमारी आवाज संगठित नहीं है, हम लोग यूनाइटेड नहीं है। और उसका नतीजा यह है कि जो व्यापारी, जिनके बड़े बड़े एसोसिएशन है, जिनके बड़े बड़े बिल्डिंगें दिल्ली मुंबई में चलती है, जो प्रेशर बना पाते हैं, जिनके पास संसाधन है सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के, वो आपकी बात को प्रभावी होने नहीं देते। जो आपके अधिकार हैं उनको लागू करने में समस्या आती है, लेकिन बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के बाद आज ये स्थिति हुई है कि हॉलमार्क को कंपल्सरी सर्टिफिकेशन के दायरे में लाया गया है। लेकिन अब हॉलमार्क कंपल्सरी सर्टिफिकेशन के दायरे में आ गया, पर अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा तो उसका क्या फायदा होने वाला है। हॉलमार्क के संबंध में आपको जानना होगा, आज एक HUID आ गया है, हर गहने पर एक खास नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे हर गहने पे लगाना शुरू किया गया। और उससे आप सिर्फ ब्याज कहने पे जाके ही देख पाएंगे कि वो सोना कितनी प्योरिटी का है, कहाँ बना है, उसका कितना वजन है। लेकिन ये जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ तक कि राइट टू कंपनसेशन, जो मैंने आपको कंज्यूमर कमीशन की बात की, भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रावधान किया, अगर आपने हॉलमार्क का गहना खरीदा वो प्योरिटी का नहीं है तो जितनी प्योरिटी कम है उससे दुगना पैसा उस दुकानदार से आपको दिलाया जाएगा, लेकिन ये हमें पता नहीं। तो साथियों, आज ये उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा के इस मिशन के तहत मैं इसीलिए आपके बीच हूँ कि आप जानकारी यहाँ से लेके जाएं और इस जानकारी को आगे दूसरे लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक जो जिन तबकों तक इनका फायदा नहीं पहुँच पा रहा है। छोटी छोटी बातें कैसे शोषण का जरिया बन जाती है, इसका एक उदाहरण है MRP। आप कोई भी पैकेज कम्युनिटी खरीदते हो तो उस पर कीमत देखकर आप उसका पेमेंट करते हो। अब ये कीमत जो है ये MRP है। अब हमारा ट्रेड बन गया है बाजार में कि हम कोई भी पैकेट पे उसकी रेट देखते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। तो ये MRP क्या होती है आप लोग तो जानते होंगे, इसमें मुझे लग रहा है सभी प्रबुद्ध लोग हैं। आप में से कोई एक बताएगा MRP का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब आप मेरे पास कोई सामान खरीदने आओ, मेरे पास ये सामान है, मान लो ये पेन ही है या कुछ भी चीज़ है, चश्मा है, मैं बोलूँगा इसकी कीमत है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है 5000 रुपये। आप खरीदते समय क्या बोलोगे? आपका राइट क्या है कि मुझे कम से कम कीमत बताओ। आप कहीं ज़मीन खरीदने जाओ, बोले ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई रीजनेबल भाव बताओ, सही भाव क्या है? कंज्यूमर का राइट क्या है? कम से कम सामान कम से कम कीमत पे खरीदना। तो मिनिमम प्राइस होनी चाहिए ना, आप मैक्सिमम प्राइस दे के आ रहे हो। हाईएस्ट प्राइस हम बोल रहे हैं कि हाईएस्ट प्राइस है, हमने कानून बनाया कि इससे ज़्यादा तो कीमत हो ही नहीं सकती, और अगर ले ली तो सजा होगी। और हम आज ट्रेड क्या बना दिया बाजार ने प्रचार करके कि वही सही कीमत है, हम MRP पे पेमेंट करके आ रहे हैं। MRP मैंने क्यों बनवाई? MRP इसलिए बनवाई कि उससे पहले जब रेट छपी होती थी उसमें लोकल टैक्स एक्स्ट्रा लिखा होता था। इससे पहले जो पुराने लोग हैं, 20-30 साल पहले जब लोग हैं, वो देखते होंगे कि पैकेज कम्युनिटी पे लिखा होता था प्राइस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। तब वो लोकल टैक्स के नाम पर मनमानी कीमत लेते थे, तो उसको खत्म करने के लिए हमने कहा कि MRP छापना शुरू करो। MRP जब छापना शुरू हुई तो MRP आज शोषण का सबसे बड़ा जरिया बन गई कि उन्होंने MRP को प्राइस बना दिया, और हम सब लोग जानते ही नहीं, हम तो जाते हैं और MRP पे देके आ जाते हैं। जबकि हमारा राइट क्या है कि हमें मिनिमम प्राइस पे आइटम मिलना चाहिए, कंज्यूमर का राइट है, लेकिन जानकारी का अभाव है। तो ये जो ट्रेंड बन गए हैं, कितने लोगों को पता है कि MRP कौन डिसाइड करता है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि किसी डब्बे पे MRP लिखी है उसको कौन तय करता है? मैंने इस भारत यात्रा के दौरान अलग अलग शहरों में जाके जानने की कोशिश की,
लोगों को एमआरपी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उनमें से 70% लोगों ने मुझे कहा कि सरकार तय करती है एमआरपी। 70% लोगों का जवाब था कि एमआरपी सरकार तय करती है। आप में से कितने लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं? कंपनी करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरर खुद रेट तय करता है। अब उसको 100 लिखना है, 500 लिखना है, 1000 लिखना है, और अलग अलग चैनल के लिए वो अलग है, कहाँ कमीशन कितना है, कहाँ कमीशन कितना है। और लेकिन कंफ्यूजन क्या हो गया कि ये तो कोई स्टैंडर्ड रेट हो गई है। तो जो शोषण से बचाने के जो हमारे तरीके हैं, वही शोषण का जरिया किस तरह बन जाते हैं, ये एमआरपी एक उसका उदाहरण है। सर अभी एक पैरासीटामोल का आया था कि उस पर प्राइस लिखा हुआ है कंप्लीट का 200 या समथिंग, जबकि उसका लोकल प्राइस 68 रुपीज। बिल्कुल बैठ जाए, मैं सवाल जवाब का मौका आपको बाद में दूंगा। मैं अपनी बात अब खत्म कर रहा हूँ, मुझे पता है लंबा हो गया है, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने के बाद आपको सवाल जवाब का मौका दूंगा। ये जो बात कह रहे हैं वो भी वही है कि एमआरपी है, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कम कितना भी ले सकते हैं। तो सारा ये जो ट्रेड खराब हो रहा है उसका रीजन यही है कि कमीशन का धंधा है। मेडिकल में डॉक्टर का कमीशन, रिटेलर का कमीशन, तमाम तरह की फैसिलिटीज़। तो एक्चुअल रेट बहुत कम है और प्रिंट रेट बहुत ज़्यादा है। हमने एक सर्वे किया, 50% प्रोडक्ट ऐसे पाए गए जिन पर प्रिंट रेट एक्चुअल रेट से दोगुना से भी ज़्यादा छपी हुई थी। और जहाँ जैसा मौका मिल जाता है, अब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस, 5-10 साल से हम चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आने लगी, तो बहुत से दुकानदार एमआरपी से नीचे भी बेचने लग गए। 5-10% कम है, माल वाल वाला बोलने लगे कि अब हम 10% कम दे रहे, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी। मैंने आइसक्रीम की बात की, जब हमने आइसक्रीम के बारे में चिल्लाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग देखने लग गए, उनको पता लगने लग गया कि तेल की आइसक्रीम है। मिठाई जब हम खरीदते हैं, डब्बा मिठाई के साथ तोला जाता है। बहुत साल से हम कैंपेन चला रहे, तो अब बहुत जगह आ गया कि वो लिख के रखते हैं कि डब्बा नहीं तोला जाएगा मिठाई के साथ। अब मुझे नहीं पता चंडीगढ़ में क्या प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं, यहाँ की मिठाइयाँ कुछ महंगी भी ज़्यादा है। 2000 रुपये किलो मिठाई है, और कागज़ का डब्बा जो 40 रुपये किलो का है, आपको 2000 रुपये किलो में तोल के दे दिया। कागज़ की वैल्यू क्या है? 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। हल्दी में आप वापस बेचते हो तो 10 रुपये किलो। मिठाई आप ला रहे हो 2000 रुपये किलो की, तो 2000 रुपये किलो की मिठाई में आपको डब्बा लगा दिया 125 ग्राम का। ये गैर कानूनी है। लीगल मेट्रोलॉजी का कानून कहता है कि पैकिंग का कोई भी मटेरियल उसके वजन में शामिल नहीं किया जा सकता। हमने पूरे देश में अभियान चलाया, बहुत सारे प्रदेशों में रुक गया है। मैं पर्टिकुलर चंडीगढ़ की मुझे नॉलेज नहीं है। लीगल मेट्रोलॉजी, अगर आप शिकायत करोगे, लीगल मेट्रोलॉजी वाला इमीडिएट कार्रवाई करेगा और दुकानदार का चालान करेगा। तो अब जनरल प्रैक्टिस बहुत से शहरों में ये हो गई कि वो आपको कुछ ऊपर उसके अंदर देता है वेट से, ये बताने के लिए कि मैंने डब्बे का वजन नहीं किया। लेकिन वहाँ भी प्रैक्टिकल ये है कि डब्बा 125 ग्राम का है, वो 50 ग्राम ज़्यादा वजन दिखा के आपको बता देगा कि नहीं मैंने आपका नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि कानूनों की हमें क्या जानकारी है, कानूनों की स्थिति क्या है, उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है। हम केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बहुत अधिकारियों की संख्या कम है, एरिया बहुत बड़ा है। कई बार पूरे शहर में लीगल मेट्रोलॉजी का एक ऑफिसर होता है, फूड सेफ्टी का 1 या 2 ऑफिसर होता है, उनके भरोसे पूरे शहर चलता है। तो जब तक हम नहीं जगेंगे, जब तक हम खुद अपने इन अधिकारों को समझेंगे नहीं, कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हम शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने के हमारे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, जिसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। ये पंपलेट अभी हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें आप पीछे देखिएगा, ये नंबर है 1915। ये अभी सलराज जी ने भी आपको जिक्र किया था, भारत सरकार की हेल्पलाइन है, कंज्यूमर हेल्पलाइन। आपकी कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड शिकायत, कंज्यूमर कमीशन में नहीं जाना चाहते, मत जाइए। आप केवल यहाँ एक फ़ोन कर दीजिए। टोल फ्री हेल्पलाइन है, हफ्ते में 7 दिन चलती है, सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक, और 17 भाषाओं में काम करती है। लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप काम में ले सकते। 17 इंडियन लैंग्वेजेस में हेल्पलाइन है। आप शिकायत दर्ज कराइए। इसके नीचे एक व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप पे नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक, बीमा, स्कूल, तमाम तरह के सब्जेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं। मैं अगर एक एक टॉपिक पे बात करूंगा, मुझे आधा घंटा बोलना पड़ेगा, और वो संभव नहीं है, समय की अपनी सीमा है। तो इसके लिए हमारा नीचे एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप स्कैन करेंगे, ये इसका QR कोड है, तो कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उस पर हर टॉपिक पर हमारे आधे घंटे के अलग अलग लॉ से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से संबंधित वीडियो है। आप इनको देख करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की साइट्स पे चले जाइए, इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, आपके यूट्यूब पर भी हैं। उनके जरिए जानकारी कोशिश कीजिए। भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया पे काम किया। जब सोशल मीडिया की बात आई तो मैं फिर एक बार आपसे बात करूंगा कि आज गुमराह करने का हमारा सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया बन गया है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं ई पोर्टल के माध्यम से, तो आप ये देखते हैं कि उसका रेटिंग क्या है। बाद में लोगों ने उसको क्या रेटिंग दी है, लेकिन बहुत सारे मामलों में सामने आया कि वो रेटिंग ही फर्जी है।
वो अपने ही लोगों से फीडबैक लेते हैं और रेटिंग को फर्जी दिखा करके आपको कंफ्यूज करते हैं। तो भारत सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन निकाली है कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी गाइडलाइन है, आपको इन रेटिंग के लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमें नहीं पता, और नहीं पता होने का हम ये सारा नुकसान भोग रहे हैं। साथियों, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा। रामायण की एक कहानी है कि जब सीता जी की खोज हो रही थी और सारे वानर और भालू समुद्र के किनारे इकट्ठे थे, तो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इसको लांघेंगे कैसे, समुद्र को पार कैसे करेंगे। ये अंदाजा था कि सीता शायद उधर होगी, बता भी दिया था, जटायु ने बता भी दिया था कि रावण उठा के ले गया, लेकिन वो कंफर्म कैसे हो। 400 योजन का ये जो समुद्र था, इसे पार करना एक समस्या था। आज हमारी साथ भी वो है, कानून बने हुए हैं, सब चीजें हैं, समस्याएं लेकिन बहुत विकट है, और हमें लगता है कि हम इन समस्याओं से मुकाबला नहीं कर सकते। कौन लड़ेगा, कौन कार्रवाई करेगा। तो वो स्थिति आज है, वो जो 400 योजन का समुद्र था, आज ये हमारे सामने जो समस्याएं वो हैं। लेकिन वहां जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई कि हनुमान, आप में वो शक्ति है कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। और उन्होंने पार किया, सीता की खोज की, लंका भी जलाई। आज मैं आप लोगों को यही समझाने के आया हूं कि जो समुद्र है, इन समस्याओं का कंज्यूमर कानून के जरिए हमने आपको वो ताकत दे रखी है, आपके पास वो अधिकार हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी भूले हुए थे, आप सब भूले हुए हो। आप लोगों को पता नहीं है कि आप में इतनी ताकत है, आप पता कर सकते हो, आप बदलाव ला सकते हो, आप इन चीजों को बदल सकते हो। तो मैं जामवंत बनकर आप सब हनुमानों को आपकी ताकत याद दिलाने के लिए इस भारत यात्रा के जरिए आपकी उठना है। और यहां से जाने के बाद आप सबको जामवंत बन जाना है, और प्रत्येक उपभोक्ता को हनुमान के रूप में इसके जो अधिकार है उनकी याद दिलानी है। उनको बताना है कि शोषण का अकेला कारण उनका चुप रहना है, शिकायत करना के लिए आगे नहीं आना है। हम अगर ये सोच के बैठ जाएं कि मेरा पड़ोसी मर जाएगा और मैं स्वर्ग मिल जाएगा मुझे, ऐसा नहीं होने वाला। स्वर्ग के लिए तो मुझे ही मरना पड़ेगा। माँ भी सबसे ज्यादा क्लोज है बच्चे के लिए, उसको थोड़ी देर दूध नहीं पिलाती अगर वो खेल रहा, हंस रहा है, रोता है तो दूध पिलाती, याद आता है इसको दूध पिलाना है, और खेल रहा होता है तो कहता अभी थोड़ी देर खेल ले तो बाद में पिला देंगे। अगर आप रोओगे नहीं, आप अपनी शिकायत सामने नहीं लाओगे, तो एजेंसियां भी क्या करेगी। तो ये आप लोगों को सशक्त होने की जरूरत है। एजेंसियों का माध्यम बनिए। भारतीय मानक ब्यूरो आपकी मदद के लिए है, उपभोक्ता मंत्रालय आपकी मदद के लिए, स्वैच्छिक संगठन आपकी मदद के लिए, हमारे श्री गोपाल जी हैं यहाँ आपकी मदद के लिए रहेंगे, संधू जी हैं वो आपकी मदद के लिए रहेंगे। खड़े हो आप, एक बार आप भी खड़े हो। ये कंज्यूमर ग्रुप्स के और भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रतिनिधि खड़े हो, इनसे आप मदद लीजिए। ये आप लोगों की मदद के लिए सरकारी हेल्पलाइन मौजूद है। आगे आइए, माध्यम बनिए, तब मैं समझूंगा कि 19,000 किलोमीटर से चलकर आपके बीच में रहना सफल होगा, और ये संदेश आगे जाएगा। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद भारतीय मानक ब्यूरो के प्रति। मेरे पास शब्द नहीं है, उन्होंने मौका दिया आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मिलने का, वो भी छुट्टी के दिन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।